Bismillahirrahmanirrahim. My name is Professor Mohammad Asif. मैं आपको फिज़िक्स जो है वो पढ़ाऊँगा। आपका और मेरा 1 साल तक ये ताल्लुक़ रहेगा फ़िज़िक्स की टीचिंग का। फ़िज़िक्स जो फर्स्ट ईयर की वो 10th क्लास की फ़िज़िक्स से थोड़ी मुख्तलिफ है। इसके मुख्तलिफ होने के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट तो इसका ये है कि ये इसका बुक का वॉल्यूम एज़ कम्पेयर टू योर 10th क्लास काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा ये है कि आपको जो है वो डीपली इसकी स्टडी करना पड़ती है। शॉर्ट क्वेश्चन का मटेरियल ज़्यादा चाहिए होता है, लॉन्ग क्वेश्चन का डिटेल्ड मटेरियल चाहिए होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो एज़ कम्पेयर टू योर 10th क्लास जो है वो थोड़े एडवांस लेवल के हैं। तो बहरहाल परेशान होने की तो ज़रूरत नहीं है, हम इसको शुरू कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें हम पे वाज़ेह होती जाएंगी। आपकी ये जो बुक है फर्स्ट ईयर की, इसमें टोटल 11 चैप्टर्स हैं। इन 11 चैप्टर्स की बेसिस पे जो है वो आपका पेपर जो है वो डिज़ाइन किया जाता है। अगर सबसे पहले हम पढ़ने से पहले सिर्फ ये देख लें कि हमारा जो पेपर है वो क्या होगा, तो थोड़ा मंजिल तक पहुंचने में आसानी हो जाती है। टोटल जो मार्क्स होंगे पेपर के वो आपके 85 होंगे, क्योंकि इनमें से 15 नंबर और ऐड करेंगे तो 100 बनता है। वो 15 नंबर प्रैक्टिकल के हैं और ये प्रैक्टिकल जो है आपका फर्स्ट ईयर में नहीं होता, सेकंड ईयर में इकट्ठा होता है। 15 नंबर फर्स्ट ईयर के और 15 नंबर सेकंड ईयर के मिलके फिर 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल जो है वो एंड ऑफ द एग्जाम्स जो है वो लिया जाता है लैब में। बहरहाल आपका जो थ्योरेटिकल पोर्शन होगा, जब एग्जाम में बैठ के जो आप परफॉर्म करेंगे वो पेपर टोटल जो है वो 85 मार्क्स का होता है। इसमें क्वेश्चन 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है और ये ऑब्जेक्टिव जो है वो 17 मार्क्स का होता है। उसके बाद आपका सब्जेक्टिव जो पेपर है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 होता है, क्वेश्चन नंबर 3 होता है, क्वेश्चन नंबर 4 होता है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चन 2 में आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होते हैं और आपने कोई से 8 करने होते हैं। क्वेश्चन 3 में आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होते हैं और आपने कोई से 8 करने होते हैं। क्वेश्चन 4 में आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होते हैं और आपने कोई से 6 करने होते हैं। तो इन तीनों को मिला के आपने टोटल जो है वो 22 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होते हैं पेपर में। और ये एक जो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन वो 2 मार्क्स का होता है। तो ये वाला पोर्शन जो है वो आपका क्वेश्चन 2, 3 और 4 ये टोटल जो है वो 44 मार्क्स का होता है। उसके बाद इंटेंसिव पोर्शन होता है इसका, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 तक जाता है। ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, सॉरी। इन 5 लॉन्ग क्वेश्चंस में 2 पोर्शन होते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट जो है वो थ्योरी होती है और बी पार्ट जो है वो न्यूमेरिकल होता है या प्रॉब्लम होता है। थ्योरी जो है वो 5 मार्क्स की होती है और न्यूमेरिकल जो है वो 3 मार्क्स का होता है। तो एक क्वेश्चन जो लॉन्ग होता है वो 8 मार्क्स का होता है। आपने इस हिस्से में से 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, आपने 3 अटेम्प्ट करना होते हैं। तो जब आप 3 अटेम्प्ट करेंगे इस हिस्से में से तो 8 × 3 इट इज 24। तो ये वाला हिस्सा जो है वो इंटेंसिव पोर्शन जो है वो कितना होता है, 24 मार्क्स का होता है। तो आपका ये वाला पेपर जो है ये बन गया 17 + 44 + 24, तो इट इज एग्जैक्टली 85 मार्क्स। तो 85 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है जो आपने एग्जाम में बैठ के इसको अटेम्प्ट करना होता है। मुश्किल नहीं,
बच्चा अगर थोड़ा सा मेहनती हो, थोड़ा सा कंसंट्रेट करे और लॉजिकली पढ़ने की कोशिश करे, रट्टा जो है उसको मुकम्मल तौर पे अवॉइड अगर करता है, तो 85 में से 85 मार्क्स लेना कोई मुश्किल नहीं है। मुझे पढ़ाते हुए तकरीबन कोई 17 ईयर्स हो गए हैं और इन 17 सालों में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखे हैं जो कि आसानी से 85 में से 85 पार्ट 1 में से और 85 में से 85 पार्ट 2 में मार्क्स जो है वो ले लेते हैं। तो आपके लिए भी कोई मुश्किल नहीं है इन मार्क्स को लेना। सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मैंने तैयारी कैसे करनी है और मैंने जो है वो लॉजिकली चीज़ों को सोचना कैसे है और फिर एग्जाम में बैठ के उनको रिप्रोड्यूस कैसे करना है, कैसे उनको लिखना है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला जो है वो बच्चों के साथ ये होता है कि बच्चा जब किसी चीज को अपनी मेमोरी की बेस पे हिफ्ज करने की कोशिश करता है, फिजिक्स को, इवन न्यूमेरिकल्स को, तो उसके साथ फिर क्या प्रॉब्लम होता है? हो सकता है कि वो टर्म के एग्जाम में अपने कॉलेज में या अकेडमी के टेस्ट जो है उनमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, लेकिन जब कलेक्टिव टेस्ट आता है 2 या 3 चैप्टर्स का, क्वार्टर बुक का, हाफ बुक का या फुल बुक का, तो ऐसे बच्चे बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं। उनके जो मार्क्स लेने की जो रेशो होती है वो कहता है जी मैं तो सारे टेस्टों में 20/20 लेता रहा हूँ या 40/40 लेता रहा हूँ, लेकिन जब 4 चैप्टर का या 3 चैप्टर का टेस्ट आता है तो मेरे नंबर नहीं आते, हाफ बुक का टेस्ट आता है तो जो है वो मेरे मार्क्स नहीं आते, फुल बुक का होता है तो मेरे मार्क्स नहीं आते। ये सारे का सारा एक प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को सिर्फ उसी सूरत में ओवरकम किया जा सकता है कि अगर आप लॉजिकली पढ़ें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें और सिस्टमेटिकली जो है वो चलने की कोशिश करें, तो सारा कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा इंशाल्लाह और बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो आप ले पाएंगे। इसका ना सिर्फ आपका एफएससी के एग्जाम में फ़ायदा होता है आपको अच्छे मार्क्स लेने का अगर आप लॉजिकली पढ़ते हैं, बल्कि आपको इसका फ़ायदा उस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो फील होता है जब आप एंट्री टेस्ट में बैठते हैं, मेडिकल में जाने के लिए या इंजीनियरिंग में जाने के लिए आप एंट्री टेस्ट देते हैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का या यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का, तो आपको उस वक्त पता चलता है कि हाँ यहाँ पे रट्टा जो है वो नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने अपनी इस प्रोफेशनल लाइफ में देखे हैं जिनके एफएससी में 1000+ मार्क्स होते हैं, लेकिन एफएससी में वो तो इसमें एंट्री टेस्ट में वो परफॉर्म नहीं कर पाते। वजह ये होती है कि उन्होंने लॉजिकली नहीं पढ़ा होता, चीज़ों को समझ के नहीं पढ़ा होता, बल्कि चीज़ों को उन्होंने असबर किया होता है, याद किया होता है, रट्टा लगाया होता है, लेकिन जब एंट्री टेस्ट में थोड़ा सा लाइन से हट के क्वेश्चन का पैटर्न आ जाता है, क्वेश्चन थोड़ा सा हट के बना देता है, स्टेटमेंट चेंज कर देता है, तो फिर ऐसे बच्चे वहाँ पे फ्लैट हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि हर चीज़ को लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं, लॉजिकली उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो इंशाल्लाह जो है वो कामयाबी आपका मुकद्दर होगी इंशाल्लाह। तो चैप्टर 1 जो है ये मेजरमेंट्स से मुतल्लिक है। मेजरमेंट्स कि हम चीज़ों को मेजर कैसे कर सकते हैं। अब जब हम बात यहाँ पे करते हैं कि मेजर करना, तो हमारी फिजिक्स में मुराद जो है वो मेजरमेंट से मुतल्लिक होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं, आगे डिस्कस करेंगे दूसरे चैप्टर में, लेकिन यहाँ जाने से पहले हम देखते हैं कि फिजिक्स जो है इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई। इंसान जो है वो शुरू से ही जब वो पैदा हुआ, इस रूए ज़मीन पे आया, तो उसने अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ों को देखा। वो चीज़ें जो हैं वो फिज़िकली एग्जिस्ट करती थी, उसको नज़र आती थी लेकिन बेजान थी। कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उसको नज़र तो आती थी, फिज़िकली एग्जिस्ट भी करती थी, लेकिन जानदार थी। उसमें पौधे थे उस जैसे और इंसान थे, जानवर थे, सारी चीज़ें ये थी। उसने दरिया को बहते हुए देखा, बारिश को बरसते हुए देखा, पौधे छोटे थे उनको बड़े होते देखा, फल फूल लगते देखे, आंधियाँ चलती देखी, तूफान आते देखे। ये सारी चीज़ें वो थी जिसके मतलब इंसान शुरू से ही सोचता रहा है कि ये चीज़ें ऐसा क्यों, ये अमल ऐसा क्यों होता है, ये फिनोमिनन ऐसा क्यों है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। जब इंसान ने लॉजिक जो है वो ढूंढने की कोशिश की किसी भी फिनोमिनन की,
तो यहाँ से साइंसेस जो है वो डेवलप होना शुरू हुई कि साइंसेस है ये एक ऐसा फिनोमिनन है जो कि आम लेमैन जो है उसको समझ नहीं आता, इसके पीछे कोई लॉजिक होती है, उस लॉजिक तक पहुंचना पड़ता है। जब आप उस लॉजिक तक पहुंच जाते हैं तो चीज़ें आपको समझ आना शुरू हो जाती हैं। बहरहाल साइंसेस जो है वो उसको 3 बड़ी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। साइंसेस का जो नॉलेज है, सबसे पहला आता है फॉर्मल साइंसेस। फॉर्मल साइंसेस में आपका जितना भी मैथमेटिक्स है, लॉजिक है, लॉजिक फंक्शंस हैं, यानी कि एक ऐसा ऑपरेशन जिसके पीछे भी लॉजिक है मैथमेटिकली, हम उसको फॉर्मल साइंसेस में डिस्कस करते हैं। फॉर्मल साइंसेस जो है वो आगे जाके फिर इंजीनियरिंग जो है वो उसकी शक्ल में जाहिर होती है, और हम आज इसी शक्ल में इसको इंजीनियरिंग की शक्ल में ही देखते हैं फॉर्मल साइंसेस को। दूसरे नंबर पे है नेचुरल साइंसेस। नेचुरल साइंसेस जो है इसमें से बायोलॉजी जन्म लेती, केमिस्ट्री इसमें से जन्म लेती, फिजिक्स इसमें से जन्म लेती, और जियोलॉजी, अर्थ से मुतल्लिक, जिसको अर्थ साइंसेस कहते हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो नेचुरल साइंसेस से जन्म लेती हैं। और तीसरे नंबर पे जो तीसरी बड़ी ब्रांच है साइंसेस की वो है सोशल साइंसेस। इंसान जो है वो इस कायनात में आ गया, उसने चीजों को स्टडी करना शुरू किया, उसने बहुत सारा इल्म हासिल कर लिया, लेकिन बाद में जरूरत इस बात की महसूस हुई कि उसको अपने भी नाम्स एंड कस्टम बनाना पड़ेंगे, कुछ अपने भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना पड़ेंगे। ये नहीं है कि ताकत के बल पे इस दुनिया में जिया जाए, या जिसके साथ जो मर्जी आप कर सकें, या आप झूठ बोलते रहें, या आपके साथ सारे दगाबाजी करते रहें। ये सारी चीज़ें जो है इंसान ने सोसाइटी में रहने के लिए जो है वो एक नॉर्म्स एंड कस्टम्स, एक लॉज जो है, बहुत सारे लॉज जो है वो डेवलप करना शुरू कर दी। तो कैसे रहना है सोसाइटी के अंदर, बिहेव कैसे करना है, मुख्तलिफ जो है वो अपने जो है वो रवैये कैसे लोगों के साथ रखने हैं, उसको हम सारा जो है वो सोशल साइंसेस में डिस्कस करते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे जो मेन है वो नेचुरल साइंसेस है, क्योंकि नेचुरल साइंसेस से आगे जन्म हुआ है किसका, फिजिक्स का। इसको हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स को हम कहते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंसेस which deals with the study of matter and energy and their mutual relationship। ये फिजिक्स की आज की लेटेस्ट डेफिनेशन है बिलाशुबा। ये डेफिनेशन जो अगर आप थोड़ा सा गौर करें और इस इक्वेशन पे गौर करें, जो कि किसकी इक्वेशन है, आइंस्टाइन की, मैस एनर्जी रिलेशन। ये मैस एनर्जी रिलेशन जो है आइंस्टाइन का, यही आज की लेटेस्ट फिजिक्स की डेफिनेशन है कि द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद एनर्जी, मैटर एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। यहाँ पे जो इक्वलिटी है वो म्यूचुअल रिलेशनशिप को शो कर रही है। इसका मतलब है कि एनर्जी को मैटर में और मैटर को एनर्जी में चेंज किया जा सकता है, एनर्जी को मैटर में और मैटर को एनर्जी में चेंज किया जा सकता है। इक्वलिटी साइन शो करता है कि दे आर इंटरकन्वर्टिबल, वो एक दूसरे में चेंज जो है वो हो सकते हैं अंडर स्पेशल कंडीशंस। सो फिजिक्स जो है ये क्या है, हम कहते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ये ब्रांच है किसकी, साइंस की, which deals with the study of energy, matter and their mutual relationship। It is physics। फिजिक्स जो है जब हम इसको देखते हैं तो इसकी डिफरेंट ब्रांचेस आपने 9th क्लास में पढ़ी हुई है। उसमें 9th क्लास में जब आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था इसका फिजिक्स का, तो उसमें फिजिक्स आप पहली दफा जिंदगी में पढ़ रहे थे, तो उसमें साथ ही उसने फिजिक्स के साथ इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स के साथ उसका दे दिया था डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द फिजिक्स। आपने डिफरेंट ब्रांचेस जो है वो पढ़ी हुई हैं। वो ब्रांचेस यहाँ पे मेंशन करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो आपके सिलेबस का हिस्सा यहाँ पे नहीं है। बस ना जो आपने वहां पे पढ़ी है मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स की जो कि मोशन को डिस्कस करती है। फिर आगे इसकी फर्दर 2 ब्रांचेस हैं, काइनेमेटिक्स है, डायनामिक्स है,
फिर उसके बाद जो है वो आपने थर्मोडायनामिक्स पढ़ा। थर्मोडायनामिक्स जो है वो ब्रांच है फिजिक्स की जो कि हीट एंड मोशन को डिस्कस करती है कि हीट जब एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करती है तो इसके पॉसिबल इफेक्ट क्या होते हैं, कौन कौन से डिवाइसेस हैं जो इस बेसिस पे काम करते हैं, कौन कौन से जो इंस्ट्रूमेंट हैं जो काम करते हैं, तो थर्मोडायनामिक्स है। उसके बाद जो है वो ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है फिजिक्स की। ऑप्टिक्स जो है ये टोटल लाइट को स्टडी करती है कि लाइट जो है वो कैसे है, लाइट से मतलब फिनोमिनन क्या है, उन फिनोमिनन को आगे हम डिस्कस कैसे करते हैं, मेजर कैसे करते हैं, ये सारा का सारा हम ऑप्टिक्स में डिस्कस करते हैं। फिर सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम एक सॉलिड को लेते हैं, उसके अंदर जो अरेंजमेंट है उसके एटम्स की, बॉन्डिंग कंडीशंस हैं, फोर्सेस हैं, वो सारी की सारी, स्ट्रेस कितनी है, स्ट्रेन कितनी है, वो सारी की सारी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। सॉलिड स्टेट फिजिक्स के बाद आ जाते हैं हमारी एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में सिर्फ एटम, पूरे सॉलिड में से क्या निकाल लिए, सिर्फ एक एटम निकाल लिए। अब उस एटम को डिस्कस करना है कि एटम में क्या चीजें हैं, सेंटर में एक न्यूक्लियस है, साइडों पे जो है वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, शेल जो है वो कैसे फॉर्मेशन होती है, एनर्जी स्टेट्स कैसे बनती हैं, बॉन्डिंग कैसे बनती है, बैंड्स कैसे बनते हैं, कंडक्शन बैंड कैसे एक्ट करता है, वैलेंस बैंड कैसे एक्ट करता है, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से जो है वो पार्टिकल्स होते हैं, वो न्यूक्लियस से पॉसिबली कौन कौन से पार्टिकल इजेक्ट हो सकते हैं, ये सारे का सारा हम सॉलिड स्टेट इसमें एटॉमिक फिजिक्स में डिस्कस करते हैं। अच्छा, एटम के बाद हमने क्या किया, एटम के बाद सिर्फ हमने न्यूक्लियस को डिस्कस किया, सिर्फ सेंट्रल पोर्शन को। उस बनाया पे एक और ब्रांच जो है वो यहाँ से जन्म लेती है जिसको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। जैसे कि सिर्फ इसमें न्यूक्लियस को हम डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल कौन कौन से पाए जाते हैं जिनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, और इन न्यूक्लियॉन से मतलब जो है रेडियो एक्टिविटी जो है वो कैसे एक्ट करती है, जो स्टेबल कैसे होता है, अनस्टेबल कैसे होता है, फिशन कैसे होता है, फ्यूजन कैसे होता है, एटम बम कैसे बनता है, हाइड्रोजन बम कैसे बनता है, और न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो बिजली कैसे प्रोड्यूस करते हैं, सूरज में एनर्जी प्रोड्यूस करने के पॉसिबली क्या कौन से रिएक्शन जो है वो हो रहे हैं, वो सारा हम न्यूक्लियर फिजिक्स में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं कि जब चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करते हैं तो उनका इफेक्ट होता है, उसको हम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कहते हैं, या कन्वेंशनल या इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, ये वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि जब चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करते हैं, करंट प्रोड्यूस करते हैं, और जहां से करंट पास होता है वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है। ये सारे का सारा हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा कुछ और ब्रांचेस भी हैं जिसका उसने यहाँ पे, अगर आप पेज 2 पे जाएं, और ये है एरियाज ऑफ फिजिक्स, उसमें मैकेनिक्स है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, ऑप्टिक्स है, साउंड है। साउंड में हम सिर्फ जो है वो इसको ऑप्टिक्स भी कहते हैं, और साउंड जो है, साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, क्या पॉसिबली जो है वो लेवल होता है साउंड का जो इंसान जो है वो सुन सकता है, कहाँ से नहीं सुन सकता, अल्ट्रासोनिक्स जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं, अल्ट्रासाउंड्स जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं, अल्ट्रासाउंड का हमारी लाइफ में क्या एक्ट है, ये सारे का सारा जो है वो इसमें हम डिस्कस करते हैं। वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, स्टेशनरी वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, डॉपलर इफेक्ट का क्या फिनोमिनन है, वो सारा हम इसमें डिस्कस करते हैं। उसके बाद है हाइड्रोडायनामिक्स है, फ्लो है इसका, फ्लूइड का कि फ्लो कैसे करते हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, क्वांटम मैकेनिक्स है, एटॉमिक फिजिक्स है, मॉलिक्यूलर फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, पार्टिकल फिजिक्स है, सुपर कंडक्टिविटी के कुछ है जो सॉलिड ऐसे होते हैं कि जो एक मखसूस टेम्परेचर पे जाके अपनी सारी की सारी रेजिस्टेंस जो है वो लूज कर देते हैं और वो एक्सीलेंट जो है वो कंडक्टर बन जाते हैं। दीज आर कॉल्ड द सुपर कंडक्टर। बहरहाल इसमें सुपर कंडक्टिविटी को डिस्कस करते हैं। सुपर फ्लूइडिटी है, प्लाज्मा फिजिक्स है, और मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक्स है, और स्पेस फिजिक्स है कि जितना भी हमारे ऊपर हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं, आसमानों के ऊपर इतने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं जिनको हम देख नहीं सकते, लेकिन वो सारी बात है, चांद है मूव कर रहा है, मार्स है मूव कर रहा है, जुपिटर है मूव कर रहा है, अर्थ मूव कर रही है, इवन सन मूव कर रहा है अराउंड द गैलेक्सी। ये सारे का सारा जो है वो हम स्पेस साइंसेस में डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये तो थी कि बेसिक जो ब्रांचेस हैं फिजिक्स की, ये सारा इंट्रोडक्शन है इसका।
फर्स्ट आर्टिकल जो है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स है, क्योंकि ये किसी ना किसी लेवल पे आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा हुआ है, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है शामिल। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है कि आपका जो है वो माइंड जो है वो फिजिक्स की तरफ जो है वो लाने के लिए ये सारा के सारा दिया हुआ है, कि ताकि आपको समझने में ये हेल्प हो सके कि फिजिक्स के एरियाज जो है वो कहाँ तक हैं और फिजिक्स जो है वो कहाँ कहाँ रोल जो है वो प्ले करती है। अच्छा, कुछ ऐसी भी ब्रांचेस हैं फिजिक्स की, वो मुख्तलिफ दूसरी जो ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की उनके साथ इन्वॉल्व हैं। बेसिक जो हमारी साइंसेस हैं अर्थ स्ट्रक्चर से, उनके साथ फिजिक्स है शामिल। बायोलॉजी में फिजिक्स जो है वो शामिल है, जिसको हम बायोफिजिक्स कहते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं, आसमानों से मुतल्लिक है। तो ये कुछ ब्रांचेस हैं जो कि बाकी ब्रांचेस के साथ मिक्स होकर बनी हुई हैं, उनको उसने यहाँ डिस्कस किया हुआ है। एस्ट्रोफिजिक्स है, बायोफिजिक्स है, केमिकल फिजिक्स है, इंजीनियरिंग फिजिक्स है, जियोफिजिक्स है, मेडिकल फिजिक्स है, फिजिकल ओशियानोग्राफी है और फिजिक्स ऑफ म्यूजिक। ये सारी बाकी ब्रांचेस के साथ जो फिजिक्स का रोल है, या आप ये कह सकते हैं कि वो जो अब इंसानी बॉडी है, बायोलॉजी इसको सारे के सारे को डिस्कस करती है, लेकिन जब बायोलॉजी इसको डिस्कस करती है, जो देखती है कि फिजिक्स के एतबार से इंसानी बॉडी के अंदर कौन कौन से जो है वो फिनोमेनन हो रहे हैं, तो फिर ये नई ब्रांच जो है यहाँ से फिजिक्स की जन्म लेती है, जिसको बायोफिजिक्स कहते हैं। इसी तरह केमिकल रिएक्शंस है, या इंजीनियरिंग में जो है वो फिजिक्स का रोल है, तो इंजीनियरिंग फिजिक्स बनती है या केमिकल फिजिक्स बनती है वगैरह।